क्या एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए हो सकती है? ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर जॉब से कहीं ज्यादा। एक और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे कमीशन से बड़े बदलावों की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पर कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी ड्यूटी और डेडिकेशन से मिसाल कायम कर रहे हैं। फिर वो गुर्जर एजिटेशन को शांतिपूर्वक संभालने वाले आईपीएस राहुल प्रकाश हों, राजस्थान के नए डीजीपी आईपीएस रवि प्रकाश मेहरदा का कार्यभार संभालना हो, या सुकमा में नक्सलाइट हमले में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे का सर्वोच्च बलिदान। आज हम इन्हीं स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरीज में जल्द ही बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। एक प्यून की भी बेसिक सैलरी 50,000 हो सकती है। हम बात कर रहे हैं द मच अवेटेड 8th पे कमीशन की। इसकी चर्चा जोरों पर है और हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी हर जरूरी बात। सीधे बात करते हैं, सैलरी हाइक की उम्मीदें क्या हैं? एस्टिमेट सजेस्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 20 से 35% तक की सैलरी हाइक मिल सकती है। इसमें फोकस लोअर पेड एम्प्लॉइज पर ज्यादा होगा फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो करंट मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 है, वो 34,560 से लेकर 51,000 के ऊपर तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फिटमेंट फैक्टर। जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे लेवल 18 के टॉप ऑफिसर्स की सैलरी तो 6 लाख के भी ऊपर पहुंच सकती है। इसमें एक जरूरी वेरिएबल है फिटमेंट फैक्टर, जो कि करंट बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके रिवाइज्ड सैलरीज और पेंशन्स कैलकुलेट करता है। 7th पे कमीशन में ये 2.57 था। 8th पे कमीशन के लिए प्रोजेक्शंस 2.57 से 2.86 तक हैं। एम्प्लॉय यूनियंस तो 3 तक के फैक्टर की मांग कर रहे थे। इमेजिन, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मिनिमम बेसिक पे 18,000 से सीधा 51,480 हो जाएगी। और पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खुशखबर है। मिनिमम पेंशन जो अभी तक 9,000 है, वो 17,280 से 25,740 तक पहुंच सकती है। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं पिछले कमीशन से। 6th पे कमीशन जो कि 2006 में लागू हुआ था, उसमें मिनिमम सैलरी 2,750 से बढ़ाकर 7,000 हुई थी। पे बैंड्स और ग्रेड पे का नया सिस्टम आया था। वहीं 7th पे कमीशन जो कि 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था, उसमें मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी, यानी 157% का जंप। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और एक ट्रांसपेरेंट पे मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। 8th पे कमीशन जो कि प्रोजेक्टेड है कि 2026 में इंप्लीमेंट हो, उसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 41,000 से लेकर 51,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। फोकस इस बार है इक्विटेबल पे, इन्हांस्ड पेंशन्स और मॉडर्नाइज्ड अलाउंसेस पर। लास्ट मेजर रिवीजन ठीक 10 साल पहले 1 जनवरी 2016 को आया था, जब 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। उसने सैलरी स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए थे, जिससे सरकारी एक्सपेंडिचर में भी बढ़ोतरी हुई थी। अब जब 7th पे कमीशन का टर्म दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, तो नेचुरली सबकी नजरें 8th पे कमीशन पर हैं। तो ये 8th पे कमीशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है सैलरी स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करना, जो आज की इकोनॉमिक रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा अलाउंसेस जैसे डियरनेस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी एडजस्ट करना। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट्स को एनहांस करना, ताकि हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिटमेंट फैक्टर को स्टैंडर्डाइज करना। अब बात करते हैं करंट स्टेटस की, जो थोड़ा इंट्रीगिंग है। 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। हाउएवर, अभी तक कमीशन फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, यानी इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR अनाउंसमेंट अब भी पेंडिंग है। एक्सपेक्टेड इंप्लीमेंटेशन डेट तो 1 जनवरी 2026 है, बट देयर आर विस्पर्स ऑफ अ पोटेंशियल डिले।
क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए यूनियन बजट 2025-26 में 8th पे कमीशन के लिए कोई फंड्स एलोकेट नहीं किए गए हैं। इससे कुछ लोगों को चिंता है कि इंप्लीमेंटेशन 2027 तक भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को एरियर्स मिलने की संभावना है। ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी या NCJCM, जो कि एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार कर रहा है। इसमें फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम वेज अलाउंस और पेंशन्स पर उनकी डिमांड होगी। जून 2025 तक ये डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। ट्रेड यूनियंस जैसे ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन या AIRF ने पे कमीशन के अनाउंसमेंट का स्वागत किया है, बट दे आर ऑल्सो डिमांडिंग क्लैरिटी ऑन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। उनका कहना है कि 1957 का आइक्रॉइड फॉर्मूला जिस पर मिनिमम वेज कैलकुलेट होता है, आज के जमाने के खर्च के लिए आउटडेटेड है। इंटरनेट, मॉडर्न हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब आज की जरूरत है और सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल होना चाहिए। लेकिन इस बड़े बदलाव में कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला है डिले रिस्क्स, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। बजट एलोकेशन ना होना और TOR की अभी तक अनाउंसमेंट ना होना 2026 की टाइमलाइन पर सवाल उठा रहा है। इकोनॉमिस्ट इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर भी गौर कर रहे हैं। सैलरी हाइक से गवर्नमेंट के खजाने पर अरबों का बोझ पड़ेगा, जिससे टैक्स पेयर बर्डन और पोटेंशियल टैक्स हाइक्स जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स की चिंता भी है। पब्लिक सेंटिमेंट मिक्स्ड है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार खुश और ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज और कुछ टैक्स पेयर्स इस डिस्पैरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जहां प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हाइक 1 से 3% है, वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 25 से 30% मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम से कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है। In conclusion, 8th Pay Commission is undeniably a monumental step for over 1 crore central government employees and pensioners. Its success, however, hinges on timely formation, realistic recommendations, and robust physical planning. Government को employees की demands और economic sustainability के बीच एक सही बैलेंस बनाना होगा। आप 8th Pay Commission में हो रहे बदलावों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो हाईलाइट करती है what not to do in bureaucracy. पिछले कुछ दिनों में एक खबर ने ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हलचल मचा दी है। ओडिशा में 2021 बैच के यंग IAS ऑफिसर धीमन चाकमा सब कलेक्टर धर्मगढ़ को 10 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रेड्स में उनके रेसिडेंस से 47 लाख रुपए कैश बरामद हुए। सोचने वाली बात यह है कि एक सब कलेक्टर, जैसे SDM के इक्विवेलेंट माना जाता है, उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और वे तो पिछले साल ही अपनी IAS ट्रेनिंग पूरी करके फील्ड में पोस्टिंग पर आए थे। अब फिर से जनता में सवाल उठने लगे हैं कि क्या UPSC एस्पिरेंट्स समाज में सकारात्मक बदलाव लाने या देश की सेवा के बजाय पैसा कमाने के लिए सेवा में आ रहे हैं, जैसा कि कुछ एस्पिरेंट्स अपने इंटरव्यू में क्लेम भी करते हैं। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। IAS ऑफिसर्स इंक्रीजिंगली करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त पाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज मोरल। पिछले 2 सालों की कुछ हेडलाइंस देखिए। जून 2025 अमित कुमार सिंघल IRS ऑफिसर जो कि 2007 बैच के हैं, उन्हें दिल्ली में एडिशनल DG डायरेक्टरेट ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज के पद पर पोस्ट किया गया था। वहां पर वो 25 लाख की ब्राइब लेने के आरोप में मोहाली में गिरफ्तार हुए। CBI को 1 करोड़ रुपए कैश और 3.5 किलो गोल्ड मिला है। IRS ऑफिसर चिंतन रघुवंशी भी जून 2025 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ED में डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर काम करते हुए 20 लाख रुपए की ब्राइब मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। IAS ऑफिसर अभिषेक प्रकाश को मार्च 2025 में सस्पेंड किया गया जब वे उत्तर प्रदेश में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए 5% कमीशन मांगते पकड़े गए। STF इंक्वायरी में सामने आया कि उन्होंने 700 बीघा जमीन और कई बंगलो बनाए हैं। 2023 में IAS ऑफिसर विनय कुमार चौबे को झारखंड ACB ने एक्साइज स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। वहीं IAS जयबीर सिंह को 2023 में हरियाणा की एंटी करप्शन ब्यूरो ने
ट्रांसफर सैंक्शन करने के लिए ब्राइब मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। आईएएस ऑफिसर संजय पोपली को जून 2023 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने नवन शहर में सीवेज पाइप्स बिछाने के टेंडर पर 1% कमीशन मांगने के आरोप में पकड़ा। उनके घर से 12 किलो से ज्यादा सोना और दूसरे वैल्यूएबल्स मिले। इसी तरह मेघराज सिंह रत्नू आईएएस को पिछले साल राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार रहते हुए डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स जमा करने के आरोप में बुक कर लिया। अब लोग ये मानने लगे हैं कि करप्शन ब्यूरोक्रेसी में नॉर्म है और अपराइट ऑफिसर्स एक्सेप्शन या एबरेशन है। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर विजय शंकर पांडे, जिन्होंने यूपी में एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी और सेंटर में सेक्रेटरी के तौर पर सेवाएं दी हैं, कहते हैं हर कोई ऊपर से नीचे तक हमें पैसे के सुचारू प्रवाह में बाधा के रूप में देखता है। यही कारण है कि ईमानदार अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है जहां उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और वे किसी शोपीस की तरह सिमट कर रह जाते हैं। तो क्या सिस्टम में, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में या सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस में कुछ सीरियसली गलत है? अगर करप्शन नॉर्म है तो ऑनेस्ट रहने का इंसेंटिव क्या है? हम पेरेंट्स से ज्यादा सीखते हैं टीचर से कम। अगर पेरेंट्स हमें झूठ और ब्राइबरी सिखाएं तो हम टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर्स, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह पल्ला झाड़ ले। सबसे बड़ी बात है डिटरेंस। सिर्फ इंक्वायरी या सस्पेंशन काफी नहीं है। झारखंड काडर की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का उदाहरण देखिए। ईडी द्वारा 36 करोड़ कैश रिकवर होने के बाद 2 साल से ज्यादा जेल में रही। फिर दिसंबर में उन्हें बेल मिली और जनवरी 21 को राज्य सरकार ने उनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया और उन्हें रीइंस्टेट कर दिया। ऐसे उदाहरणों के कारण यंग ऑफिसर्स भी पहले दिन से ब्राइब मांगने में एम्बोल्डन महसूस करते हैं। एक यंग आईपीएस ऑफिसर ने यूनियन होम सेक्रेटरी से पूछा था, सर व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग करप्ट? और उनका जवाब था, बिकॉज यू मे गेट कॉट। पर उस यंग ऑफिसर ने ऑडेसिटी के साथ इसे काउंटर करते हुए कहा, हु इज गेटिंग कॉट दीज डेज? मिस्टर विजय शंकर पांडे जैसे ऑफिसर्स का मानना है कि द बक स्टॉप्स एट पॉलिटिशियंस इन पावर। वे कहते हैं यदि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे तो भला कौन रिश्वत लेने की हिम्मत करेगा? गवर्नमेंट में बैठे लोग करप्ट ऑफिसर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जबकि अपराइट ऑफिसर्स सिर्फ रूल बुक्स के हिसाब से काम करेंगे। यही कारण है कि मिस्टर अखंड प्रताप सिंह, मिस नीरा यादव जैसे लोग, जिन्हें उनके फेलो आईएएस ऑफिसर्स ने ही यूपी में मोस्ट करप्ट वोट किया था, उन्हें एक एक करके स्टेट का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दूसरी ओर आईएएस अनिल स्वरूप, जो अपने राइचियसनेस के लिए जाने जाते हैं, मानते हैं कि मैलिस ब्यूरोक्रेसी के भीतर है और सिर्फ पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना गलत है। वे कहते हैं उन्हें, यानी पॉलिटिशियंस को, जल्दी पैसा कमाने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका सत्ता में रहने का समय सीमित होता है और उन्हें समय समय पर चुनावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आईएएस अधिकारियों को कम से कम अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा में रहना पड़ता है, लगभग 35 वर्षों का कार्यकाल। मिस्टर स्वरूप का कहना है कि ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ रूल बुक पर अड़े रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पर्याप्त प्रोटेक्शन दी है। वे कहते हैं, तो क्या करप्शन को ब्यूरोक्रेसी से हमेशा के लिए बैनिश किया जा सकता है? मिस्टर स्वरूप ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो करप्शन पर एक बुक भी लिख रहे हैं जिसमें वे सभी प्रकार के करप्शन और उन्हें कैसे प्लग किया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। क्विक फिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग डेटरेंट, पीयर प्रेशर और स्ट्रेंथेंड लीगल सिस्टम चाहिए जो इन्वेस्टिगेशंस को फास्ट ट्रैक करे। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ग्रेटर ऑटोनॉमी, फंडिंग और लीगल अथॉरिटी देनी होगी ताकि वे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकें। एसेट्स का डिस्क्लोजर ही काफी नहीं है, उन्हें सोर्सेज ऑफ इनकम भी डिक्लेयर करना होगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या पीसीए के तहत ब्राइबरी पर फाइन और 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये दुखद है कि हमारी पुलिस और जुडिशरी को इंडिया में 2nd और 3rd मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस रैंक किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के बाद इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने कन्विक्शंस को थॉट किया है और आर्ग्यूबली ब्राइब्स के इंसेंटिव्स को बढ़ाया है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके लिए मल्टी फैसेटेड सॉल्यूशंस की जरूरत है। उम्मीद है कि इन चर्चाओं से हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को और मजबूत और जवाबदेह बना पाएंगे। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की बाकी बड़ी खबरों की ओर।
राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर महापंचायत के बाद हालात तब बिगड़ गए जब कुछ नाराज युवाओं ने रीट रिक्रूटमेंट में रिजर्व्ड पोस्ट्स पर नियुक्ति की मांग को लेकर मथुरा सवाई माधोपुर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन रोकी और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे करीब 2 घंटे तक रेल यातायात ठप पड़ा रहा। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में भरतपुर रेंज के आईजी IPS राहुल प्रकाश राजस्थान काडर 2006 बैच के ऑफिसर पहुंचे और स्थिति को शांतिपूर्वक संभाला। शांत स्वभाव और संवेदनशील बातचीत के जरिए उन्होंने युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। I too prepared for exams in Delhi and looked for opportunities before clearing the UPSC। और उन्हें याद दिलाया कि कानून तोड़ने से सरकारी नौकरी की संभावनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने समझाया कि रेलवे एक्ट के तहत मामलों को वापस नहीं लिया जा सकता। उनकी ईमानदार अपील का असर हुआ और प्रदर्शनकारी पीसफुली महापंचायत वेन्यू लौट गए। एक बात बड़ी छोटी सी और मोटी सी समझने वाली थी कि हम लोग यहाँ पे 372 पद पे नौकरी मांगने के लिए ही तो आए थे ना, कि जो हमारा अधिकार है हमें दे दो, जो हम मानते हैं हमारा अधिकार है। और जाकर के जब हम ट्रैक पे बैठ गए तो क्या होगा उसका परिणाम पता है आपको? जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। समझते हैं इस बात को? रेलवे एक्ट का मुकदमा लेगा तो जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम कर क्या रहे हैं? और मैं इसलिए वहां से चल के आया। बात ये थी कि पुलिस को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए चल के आया कि ये बच्चे अपने लिए कर क्या रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी का। IPS प्रकाश की इस क्राइसिस मैनेजमेंट और एम्पैथेटिक लीडरशिप को सोशल मीडिया पर जमकर सराहा गया। अब बात करते हैं राजस्थान के टॉप पुलिस लीडरशिप में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की। 1990 बैच के IPS ऑफिसर रवि प्रकाश मेहरडा को राजस्थान का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या DGP नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में एंटी करप्शन ब्यूरो या ACB के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे और उन्हें DGP का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये नियुक्ति पूर्व कार्यवाहक DGP उत्कल रंजन साहू या UR साहू के वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद हुई है। उन्हें अब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या RPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मिस्टर मेहरडा जयपुर के रहने वाले हैं और इकोनॉमिक्स में डिग्री के साथ साथ MPhil और MBA भी रखते हैं। उन्हें एक शार्प और इफेक्टिव ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनका DGP के रूप में टेन्योर ब्रीफ होगा, क्योंकि वे 30 जून 2025 को सर्विस से रिटायर होने वाले हैं। ये इंटरिम अरेंजमेंट राज्य के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। और अब एक दुखद खबर, छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या ASP आकाश राव गिरिपुंजे 2013 बैच के PPS ऑफिसर मंडे मॉर्निंग को एक डेडली नक्सल अटैक में शहीद हो गए। सुकमा डिस्ट्रिक्ट के कोंता इराबोर रीजन में दोंदरा विलेज के पास नक्सलाइट्स द्वारा लगाए गए प्रेशर IED पर कदम रखने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ASP गिरिपुंजे बस्तर बंद के आह्वान के मद्देनजर अपनी टीम के साथ एक सिक्योरिटी पेट्रोल पर निकले थे। नक्सलाइट्स ने NH30 के पास एक पोकलेन मशीन को आग लगा दी थी, जिसकी जांच करने के लिए वे अपनी टीम के साथ फॉरेस्टेड एरिया में गए। वहीं ये दुखद घटना हुई। रायपुर के मूल निवासी आकाश राव गिरिपुंजे अपनी डेडिकेशन और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। यूको बैंक में अपनी पहली नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने देश को यूनिफॉर्म में सर्व करने का अपना सपना पूरा किया। 2013 में उन्होंने छत्तीसगढ़ PCS एग्जामिनेशन क्लियर किया और DSP के रूप में स्टेट पुलिस सर्विस में शामिल हुए। अपने करियर में उन्हें कई गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले। ASP गिरिपुंजे का जाना उनकी टीम और सुपीरियर्स के लिए एक गहरा वॉइड छोड़ गया है। उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ राज्य उन्हें पूरे राज्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे ब्यूरोक्रेसी की कुछ अहम खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।